चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के 3 आईपीएस और एक मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 2019 के चुनाव के समय इनकम टैक्स की कार्रवाई में एक पार्टी के पक्ष में भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी बरामद की गई थी। एक पार्टी के पक्ष में बेहिसाब नकदी के ट्रांसफर के मामले में 3 आईपीएस अधिकारी शामिल थे। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं उसमें सुबोधन बनर्जी, संजय माने, अरुण मिश्रा का नाम शामिल है। बताया गया कि ये सभी अधिकारी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के समय महत्वपूर्ण पदों पर थे। 2019 के चुनावों के समय इनकम टैक्स विभाग ने मध्य प्रदेश में कई जगह छापेमारी की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 हिस्ट्री शीटरों के अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। शहर में गुंडों और भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 1 महीने में 12 से ज्यादा बदमाशों के अवैध कब्जे गिराए जा चुके हैं। और इसी कड़ी में नगर निगम और पुलिस की टीम शहर के पवासा इलाके में पहुंची और वहां रोहित जुनवाल नाम के हिस्ट्री शीटर की 2 मंजिला इमारत को बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम की तरफ से उसे नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उसने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम की टीम वहां खुदाई करने वाली मशीनों के साथ पहुंची और फिर उसके मकान को ढा दिया। जो तस्वीर सामने आई उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीनें 2 मंजिला मकान की दीवारें तोड़ती नजर आई। थोड़ी देर बाद मकान खुद ही जमीन पर आ गिरा। इसके खिलाफ जहरीली शराब बेचना, हफ्ता वसूली, इस प्रकार के कुल 11 आपराधिक मामले पंजीबद्ध थे। करोड़ों की सरकारी जमीन पर बने इस अवैध मकान को गिराने के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि बवाल होने पर हालात संभाले जा सके। कृषि सुधार कानून की खूबियां बताने के लिए बीजेपी ने देश के कई शहरों में किसान सम्मेलन किया और किसानों को यह समझाने की कोशिश की कि वो कृषि सुधार कानून को रद्द करवाने की मांग छोड़ दे। इस मुहिम से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता जुड़े, जिन्होंने लोगों के सामने कृषि सुधार कानून से होने वाले फायदे गिनवाए। बीजेपी के किसान सम्मेलन को किसान संगठनों के आंदोलन का जवाब माना जा रहा है। यही वजह रही कि सिंघू बॉर्डर से केवल 2 किलोमीटर दूर दिल्ली के नरेला इलाके में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। दावा किया गया कि सम्मेलन में दिल्ली के कई किसान भी शामिल हुए, जिनके सामने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कृषि सुधार कानून की खूबियां बताई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी बीजेपी ने ये कार्यक्रम किया, जिनमें ग्वालियर भी शामिल है। वहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच पर मौजूद नेताओं के साथ मिलकर कृषि सुधार कानून के समर्थन में नारे लगाए। देश का हर किसान, देश का हर किसान। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस समेत इस कानून का विरोध करने वाली सभी विपक्षी पार्टियों को खरी खरी सुना दी। कोई भी अगर गलत इरादे से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेगा तो यह सरकार जवाब देने को भी तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मुहिम का हिस्सा बने। उन्होंने रीवा में सम्मेलन किया। इस बीच राज्य के अलग अलग शहरों में हुए किसान सम्मेलन में शामिल होने आए किसानों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिन्होंने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन ही नहीं किया बल्कि आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान संगठनों की नीयत पर भी उंगली उठाई। बोले नहीं, आपको लूट लेगी, पैसा नहीं देगी। अरे नहीं देगी तब निपट लेंगे हम। कृषि सुधार कानून पर केंद्र और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे में किसान संगठनों को मनाने की कोशिश जारी रखने के साथ साथ बीजेपी ने यह मुहिम शुरू कर दी। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर धुंध और सर्दी की दोहरी मार पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाके के लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि शीतलहर लोगों पर कहर ढा रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड का सितम बढ़ेगा और दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर यूं ही फैली रहेगी। धुंध की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। नौबत यह आ गई कि अक्षरधाम मंदिर भी मुश्किल से नजर आया। वहां आसपास के इलाकों को देखकर ऐसा लगा मानो बादल सड़क पर आ गए। इंडिया गेट से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां तो सुबह सुबह कुछ देर के लिए इंडिया गेट दिखना ही बंद हो गया, जबकि कुछ जगहों पर धुंध की वजह से सूरज निकलने के बाद भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। सुरसुरी छूट जाती है सुबह सुबह जैसे निकलते के साथ ही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक हालात जस के तस रहेंगे। बस 3 दिन तक यही लगभग स्थिति बनी रहेगी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने भी इस बात को पक्का कर दिया कि अभी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर पर धुंध छाई रहेगी।
तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, वो तस्वीरें जो सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर फॉग आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अनुमान है कि कुछ इलाकों में दिन चढ़ने पर मौसम थोड़ा साफ होगा, लेकिन उससे पारा नहीं चढ़ेगा क्योंकि शीतलहर चलती रहेगी, यानी कि ठंड कम नहीं होगी और लोग ठिठुरते रहेंगे। मौसम विभाग ने सुबह सुबह घर से निकलने वाले लोगों को खास तौर पर सावधान रहने को कहा, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह की विजिबिलिटी बहुत कम होगी और सर्दी बढ़ेगी और दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से परेशानी होगी। साथ ही पहाड़ों पर गिर रही बर्फ भी दिल्ली और आसपास के इलाकों का पारा गिराएगी। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अनुमान लगाया गया कि आने वाले दिनों में यह लुढ़ककर 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग ने तो यह भविष्यवाणी भी की है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों से संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर जकार्ता भेज दिया गया। वहां की पुलिस का दावा है कि इन संदिग्धों में एक इंडोनेशिया में अलकायदा से जुड़े एक आतंकी संगठन का सरगना भी है और वो ओसामा बिन लादेन के साथ भी था। जकार्ता से सामने आई तस्वीरों में भारी सुरक्षा के बीच संदिग्धों को कुछ पुलिस वाले हवाई जहाज से नीचे उतारते दिखे। सभी के चेहरे काले रंग के कपड़े से ढके दिखाई दिए। इसके बाद एक संदिग्ध को मीडिया के सामने लाया गया। इसके बारे में दावा किया गया कि ये वही ओसामा बिन लादेन का दोस्त है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी खतरनाक आतंकवादियों की सूची में शामिल है और इस पर कई बड़े आतंकी हमलों का आरोप है। हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर न्यूज़ 18 की टीम ने ऐसे कई किसानों से बात की जो पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों से न्यूज़ 18 ने उन कृषि सुधार कानूनों पर सवाल पूछे जिन्हें वापस करवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन बातचीत से ऐसा लगा कि ज्यादातर आंदोलनकारी उन कानूनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते जिन्हें रद्द करवाने की मांग पर वो अड़े हैं। आमतौर पर मीडिया से बात करने की जिम्मेदारी किसानों के नेताओं की है, इसलिए हमारी टीम ने प्रदर्शनकारियों को भीड़ से अलग बुलाकर बात की। 3 बिल है जो वो रद्द करा के जाएंगे। 3 बिल कौन कौन सा है, कुछ जानकारी है? जानकारी ऐसा नहीं कोई है। तुम्हें मालूम है कौन कौन से कानून रद्द करवाना है? नहीं, कानून है यही है कि हमको हमारे खेतों में ही मजदूर बनाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों को कानूनों की जानकारी भले न हो, लेकिन अपने नेताओं पर भरोसा पूरा है। आगे बस यही है कि जो भी किसान चाहते हैं उनके लिए वो करा जाए। अगर किसान ही नहीं होगा तो खाना नहीं होगा ना। कानून की खामियां पूछने पर एक प्रदर्शनकारी तो अखबार और टीवी देखने की नसीहत देने लगा। जो बातें आपके सामने मीडिया पे रोज बताई जा रही हैं, वहाँ से किसान भी बता रहे हैं, मीडिया पे भी लिखी आती हैं, अखबार में भी लिखा आता है। 21 दिन से सड़कों पर डटे किसानों को भरोसा है कि कानूनों में कुछ भी अच्छा नहीं है। कानून में क्या क्या है? कानून में सर सभी गलत है। हम तो कानून सभी रद्द करना चाहते हैं। जिन किसानों से हमने बात की ये वो किसान हैं जो आंदोलन में दिखने वाली भीड़ का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें कभी बोलने का मौका नहीं मिलता। ममता बनर्जी के वजीर कहे जाने वाले टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद आज दिल्ली आ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक शुवेंदु दिल्ली में बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और अमित शाह के साथ ही 19 दिसंबर को बंगाल लौटना चाहते हैं। इसके अलावा वो आलाकमान से अपने समर्थकों को टिकट और अच्छे पद देने के बारे में भी बात कर सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का बंगाल की 40 से 45 सीटों पर अच्छा खासा असर माना जाता है, इसलिए वो बीजेपी का दामन थामने से पहले मोलभाव करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि दिल्ली में शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात अमित शाह से होगी या नहीं, लेकिन बीजेपी शुवेंदु का बीजेपी में स्वागत करने के लिए तैयार है। ममता जी के खिलाफ, ममता जी के सत्ता का अहंकार जो उनको है, उनके भतीजे को है, दोनों बुआ भतीजे के सत्ता के अहंकार के कारण बहुत सारे सीनियर लीडर जिन्होंने तृणमूल के गठन के वक्त ममता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, वो सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी से, वर्तमान व्यवस्था से बहुत नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप अच्छे कौन कौन है उन्हीं को लेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है, पर हाँ, शुवेंदु एक अच्छे नेता हैं। यदि वो अगर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी माना तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेईई मेन की परीक्षा फरवरी में होगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेंस परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी। परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए। अब वो पाकिस्तान के साथ होने वाली T20 और टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से उन्हें 6 हफ्ते आराम की सलाह दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो पूर्वी मेदिनीपुर में एक किसान के घर खाना खाएंगे। इसके अलावा वो अगले दिन वहां एक किसान सभा में भी शामिल होंगे। महोबा की चरखारी सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा और पुलिस के काम पर सवाल उठाए। ब्रजभूषण राजपूत का दावा है कि 3 दिन पहले उनकी कार पर फायरिंग हुई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इस मामले से नाराज विधायक ने सरकार से मिली सुरक्षा भी वापस कर दी। मुंबई के कांजूरमार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। एनडीए सरकार ने मेट्रो कार शेड बनाने का काम पहले आर्य कॉलोनी में शुरू किया था, लेकिन बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार ने इसे कांजूरमार्ग में शिफ्ट कर दिया था। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL लगाई गई थी। सरकार कोई भी काम नहीं कर सकता तो एक प्रकार से एक बड़ा एम्बैरेसमेंट केवल ईगो के लिए राज्य सरकार को सहना पड़ा है। इस मामले पर अगली सुनवाई फरवरी में होगी, जब सरकार को नए सिरे से अपना पक्ष रखना होगा। ऑफिसर्स को लेके AG का भी उसके बारे में क्या कहना है, लॉ डिपार्टमेंट का क्या कहना है, ये सब मालूमात करके आगे का डिसीजन लेंगे। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कल हुई सुनवाई के समय कोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने के भी संकेत दिए हैं। कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को एक राष्ट्रीय मुद्दा बताया है। इस मामले में कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़े 8 संगठनों को पक्षकार बनाया है। कल सुनवाई के समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार मामला बातचीत से सुलझाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में कृषि सुधार कानूनों की संवैधानिक वैधता पर भी सुनवाई होगी। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वहां 8 से 24 जनवरी के बीच स्कूलों, जिम और रेस्टोरेंट को बंद करने का ऐलान किया गया, जिसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। और इसी बीच उनकी पुलिस वालों से झड़प होने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होते नजर आए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस का छिड़काव किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन में ज्यादातर छोटे मोटे उद्योगों से जुड़े लोग शामिल हुए। वो सभी हाथों में झंडे लेकर राजधानी कीव के एक ऐतिहासिक चौराहे पर जमा हुए और कोरोना के नाम पर की जा रही सख्ती का जबरदस्त विरोध किया। पहले ये विरोध प्रदर्शन शांति से चलता रहा, लेकिन फिर वहां बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने दावा किया कि इस प्रदर्शन में उनके 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए।